दोस्तों, पिछले एक वीडियो में हमने झारखंड एकेडमिक काउंसिल में जो सब्जेक्टिव पेपर जारी हुआ था अकाउंटेंसी के लिए, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का जो सब्जेक्टिव मोड, चूँकि दो मोड में एग्ज़ाम होने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो जो सब्जेक्टिव में एग्ज़ाम होने वाला है उसका एक वीडियो हम बना के अपलोड कर चुके हैं वीडियो यूट्यूब के ऊपर, और आप लोग बहुत प्यार दिए उसको। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर लेकर आ रहे हैं। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों को सब कुछ देखना है इसमें, तो क्या क्या इसके अंदर शामिल होगा और कैसे हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए, तो हम लोग पिछले अगर लेक्चर की बात करें तो हम लोग लास्ट लेक्चर में बता चुके थे शेयर और डिबेंचर में कोई 4 डिफरेंसेस बताइए, 4 डिफरेंस बताइए कि शेयर और डिबेंचर में क्या अंतर है। आज हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं कि अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं, यानी शेयर फॉरफीचर क्या होता है। आज हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे। 12 क्वेश्चन का प्रीवियस वीडियो आपके पास अपलोडेड है। अगर प्लेलिस्ट में आप जाएंगे कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के चैनल में प्लेलिस्ट में, तो आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। और ध्यान ये रहे कि चूँकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल एक ही सेट जारी किया है, एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव अकाउंटेंसी के लिए, तो क्या एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव सफिशेंट है आपके लिए? बहुत अधिक है, वहाँ से ही आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर जैक दिया है तो ये मत सोचिएगा कि 40 में ही आपका आंसर आ जाएगा या एग्ज़ाम में आने वाला है 40 ही होगा, ऐसा नहीं है। आपको और तैयारी करनी पड़ेगी। तो कैसे तैयारी और करेंगे? तो और तैयारी करने के लिए कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग 5 सेट लेकर आ रहा है। तो पहला जैक का एक सेट है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, और कॉमर्स वर्ल्ड का अपना 5 सेट है। अगर 5 सेट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और एक ये जैक वाला 6 ऑब्जेक्टिव और 6 सब्जेक्टिव सेट की तैयारी अगर आप करते हैं तो मेरा मानना है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। अब सोचिए, एक सेट में 40 क्वेश्चन, 6 सेट हम लोग लेकर आएंगे, एक जैक वाला 5 हमारा अपना, और समय बचेगा तो और लाएंगे। तो 5 अपना मतलब 40 × 5 200 क्वेश्चन तो हमारी तरफ से जाएगा, और 40 क्वेश्चन जैक की तरफ, 240 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अकाउंटेंसी का करेंगे। फिर 200 उसी तरह से 19 × 6 कर दीजिए, उतने सब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉमर्स वर्ल्ड करवाएगा आपको, अकाउंटेंसी का, बिजनेस स्टडीज़ का, इकोनॉमिक्स का, बीएमटी का और ईटीपी का, ये सारे सब्जेक्ट का ये 6 मॉडल पेपर हम लोग लेकर आएंगे। तो अगर आप लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, प्लेलिस्ट में जाके ढूंढिएगा तो आसान पड़ेगा, क्योंकि वीडियो में देखने से वीडियो इधर उधर दिखेगा, और प्लेलिस्ट में सारे वीडियो सिस्टमेटिक सजे होंगे। तो आपको सिस्टमेटिक देखने में कोई भी लेक्चर को कोई स्टूडेंट देखता है ना, अगर सीरियल में देखेगा तो उसको आसानी से समझ आएगी। अचानक जंप करके किसी लेक्चर को देखेगा तो थोड़ा थोड़ा समझ आएगा, बहुत अच्छी बात अच्छी तरीके से समझ नहीं आएगी। तो अच्छी तरीके से समझना है, अच्छे तरीके से, तो उसके लिए आपको लगातार वीडियो को देखना होगा, जो कि प्ले लिस्ट में आपके पास अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आंसर करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन का। बोलता है अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं, शेयर फॉरफीचर का मीनिंग क्या है, क्या समझते हैं आप शेयर फॉरफीचर से। तो चलिए देखिए, हम लोग अंतर लिखते हैं सबका आंसर। देखिए, फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या है, चूँकि थ्योरी है और थ्योरी यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं, तो मैं समझा देता हूँ आपको। फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब होता है कैंसलेशन ऑफ शेयर। एक शेयर होल्डर जब कंपनी में शेयर खरीदता है और एप्लीकेशन का पैसा तो खरीदते समय दे दिया, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल में से किसी का भी पैसा देने में फेल कर जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, जब कोई शेयर होल्डर कंपनी में शेयर में पैसा लगाता है और अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में किसी का भी पैसा देने में फेल कर जाता है, तो ऐसे स्थिति में कंपनी उसे 14 दिन का एक नोटिस जारी करती है, और 14 दिन के नोटिस के बाद भी अगर वो कोई जवाब नहीं देता है तो कंपनी का डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके शेयर को क्या कर लेता है, फॉरफिट कर लेता है, छीन लेता है। तो बोलता है कि फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है, तो बोलता है फॉरफीचर ऑफ शेयर मीन्स कैंसलेशन ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर मीन्स कैंसलेशन ऑफ शेयर, यानी अंशों के हरण का अर्थ अंशों का समापन है, कैंसलेशन है, समाप्ति है। शेयर को कैंसिल कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। इसके लिए क्या एंट्रीज करते हैं, तो जब हम फॉरफीचर का एंट्री आपको बताया गया था, फॉरफीचर का क्या एंट्री करते हैं, तो सबसे पहले शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे लिखते हैं कहाँ पे एरियर है, कॉल्स इन एरियर, कहाँ पे आपका पैसा एरियर हो गया, कॉल्स इन एरियर, और टू लिखेंगे शेयर फॉरफीचर। पहला शेयर कैपिटल को क्यों डेबिट करेंगे, क्योंकि आपके शेयर को कैंसिल कर रहे हैं और शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, तो जब उसको डेबिट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे पैसा कहाँ कहाँ बाकी रहा है, कॉल्स इन एरियर, अगर अलॉटमेंट बाकी है, फर्स्ट कॉल बाकी है, फाइनल कॉल बाकी है, तो यहाँ सेपरेट लिखना होगा, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल। और शेयर फॉरफीचर में जो पैसा आप दे देते हैं ना, उसको फॉरफिट करते, कंपनी छीनेगी किसको, जो आप पैसा दे चुके हैं, तो उसको फॉरफिट करेगी। तो फॉरफीचर के लिए एंट्री होता है, अगर एट पार में फॉरफीचर हुआ है तो
एट प्रीमियम में अगर होगा तो क्या करेंगे? तो एट प्रीमियम में दो केस होता है। केस ए, फर्स्ट केस में बोलता है कि जब आपका प्रीमियम का पैसा मिल गया है, व्हेन प्रीमियम मनी रिसिप्ट, प्रीमियम मनी इज रिसिप्ट। अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो सेम एंट्री छपेगा, सेम ऊपर वाला ही एंट्री छपेगा। और अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता है तब क्या करते हैं? केस 2 में अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिलेगा तो केस 2 में क्या करना चाहिए? तो यही सेम एंट्री छपेगा, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर देंगे। क्या एंट्री बनाएंगे बताइए? सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। और 2 calls in arrear, और 2 share forfeiture, ये एंट्री बनाएंगे फॉरफीचर का। अगर फॉरफीचर के बारे में पूछ रहे हैं तो फॉरफीचर का मतलब कैंसलेशन ऑफ शेयर, कि आप अपने शेयर को कैंसिल कैसे करते हैं। तो शेयर को कैंसिल करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब कैंसलेशन ऑफ शेयर, कि आप अपने शेयर को रद्द कैसे करते हैं। कब रद्द करेंगे? तो जब कोई शेयर होल्डर मेरे अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल का पेमेंट देने में फेल हो जाता है तो उसके शेयर को हम लोग क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। और इसी कैंसिल करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फॉरफीचर, और जिसके लिए हम लोग ये एंट्री करते हैं, क्योंकि शेयर हम दो तरह से जारी कर सकते हैं, एट पार में, एट प्रीमियम में। तो फॉरफीचर भी दो तरह से हो सकता है, एट पार और एट प्रीमियम में। तो एट पार में फॉरफीचर करेंगे तो ये एंट्री बनेगा, एट प्रीमियम में फॉरफीचर करेंगे तो ये एंट्री बनेगा। और यही आपको इस क्वेश्चन में लिखना है कि फॉरफीचर ऑफ शेयर से क्या समझते हैं और उसके लिए क्या काउंटिंग करेंगे। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या हुआ? कैंसलेशन ऑफ शेयर, कि आप शेयर को कैंसिल कैसे करते हैं। ये याद रखिएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में थे। इतना बड़ा अगर जर्नल लिख सकते हैं, याद रहेगा तो लिख लीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, आपको मीनिंग सिर्फ लिख देना है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पे झारखंड एकेडमिक काउंसिल का एक और गलती। 14 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कैलकुलेट करेंट रेशियो, और इसका अमाउंट गायब कर दिया। अमाउंट ही नहीं है तो कैसे निकलेगा करेंट रेशियो? चलिए अपने मन से मान के निकाल देते हैं। ये स्टूडेंट के लिए छोड़ दिया कि तुम लोगों को समझ आता है तो अपने मन से डेटा बताओ। इसका अमाउंट नहीं है, निकालना है करेंट रेशियो। कैसे निकालेंगे? करेंट रेशियो के लिए अमाउंट होना जरूरी है ना। ऐसे नहीं सुनाते हैं लोगों को। बताओ, चलो 30,000 मान लेते हैं स्टॉक, डेटर मान लेते हैं 20,000, कैश बैलेंस मान लेते हैं 10,000, फिक्स एसेट मान लेते हैं 1,00,000, ट्रेड क्रेडिटर मान लेते हैं 20,000, बिल्स पेबल मान लेते हैं 5,000, प्रोविज़न मान लेते हैं 5,000, और 1,50,000 मान लेते हैं लॉन्ग टर्म को। चलिए करेंट रेशियो निकालना है, बताइए कैसे निकालेंगे। तो करेंट रेशियो बराबर क्या होता है? करेंट एसेट बटा करेंट लायबिलिटी। बताइए करेंट एसेट इसमें ढूंढिए कौन कौन है। तो करेंट एसेट ढूंढ के डायरेक्ट जोड़ना है आपको। करेंट एसेट मालूम है ना कौन कौन है? चलिए हम देखिए ब्लू पेन से टिक लगा रहे हैं। करेंट एसेट आपका ये होगा स्टॉक, डेटर करेंट एसेट होगा और कैश करेंट एसेट होगा, बस। और कुछ भी करेंट एसेट नहीं होगा। तो करेंट एसेट में तीनों का जोड़ करिए। टोटल करेंट एसेट कितना है? 30,000, 20, 50, 50 और 10, 60,000। तो टोटल करेंट एसेट हो जाएगा 60,000। याद रहेगा, करेंट एसेट का मतलब ऐसा एसेट जिसको एक साल के अंदर या तो कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं या तो उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, ऐसे एसेट को हम लोग करेंट एसेट बोलते हैं। तो ये तीन ही है हमारा करेंट एसेट, जिस संपत्ति को एक साल के अंदर या तो कैश में कन्वर्ट कर लेंगे या तो यूज कर लेंगे। करेंट लायबिलिटी का मतलब ऐसा लायबिलिटी जिसका पेमेंट या तो एक साल के अंदर कंप्लीट कर लें। तो अगर एक साल के अंदर ही पेमेंट करना हो तो ये देखिए तीनों करेंट लायबिलिटी होगा। ये भी करेंट लायबिलिटी है, ये भी करेंट लायबिलिटी और ये भी करेंट लायबिलिटी। तो 20, 10, 30,000 रुपये, 30,000 करेंट लायबिलिटी आ गया और 60,000 करेंट एसेट आ गया। काटेंगे तो कितना आएगा? 2:1। इसका मतलब है ये सही रेशियो है। सही रेशियो क्या होना चाहिए था? करेंट रेशियो का आइडियल रेशियो बताया था आदर्श अनुपात, तो 2:1 होता है। पूछता है कि करेंट रेशियो का आदर्श अनुपात बताइए, तो आदर्श अनुपात होगा 2:1। ये लॉन्ग टर्म यहाँ जाएगा नहीं, क्योंकि हम लोग करेंट रेशियो किसके लिए निकालते हैं? करेंट रेशियो निकालते हैं, इट शो द रिलेशन बिटवीन करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी। तो करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी को लेना है तो फिक्स एसेट भी नहीं जाएगा और फिक्स लायबिलिटी भी नहीं जाएगा। यही क्वेश्चन होगा। अब यहाँ जो भी अमाउंट वो भरे, लेकिन बनेगा ऐसा ही। डेटा चेंज होगा बट बनेगा ऐसा ही, क्योंकि क्वेश्चन में अमाउंट नहीं दिया था तो हम लोग अपनी मर्जी से मान के बना लिए।
चलिए अब हम लोग को सेक्शन सी में चलते हैं। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन होगा जिसमें से हम लोगों को आंसर करना होगा एनी 3 का, लेकिन हम लोग पाँचों का आंसर करके दिखाएंगे ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। पाँचों का आंसर आपके पास जाएगा। अब सवाल है कि डिफरेंस बताना है रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर के बीच में। तो कहाँ पे लिखें? तो रिसिप्ट पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर के बीच में हम लोग डिफरेंसेस लिखेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहीं पे हम लोग सेट करते हैं इसको। दो पार्ट में इसको हम लोग बांट लेते हैं। दो पार्ट में हम लोग बांट लेते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट, और दूसरा आता है इनकम एक्सपेंडिचर। पहला अंतर क्या होगा बताइए? इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में केवल रिसिप्ट को लिखा जाता है, चाहे किसी भी साल का हो। बोलता है इट रिकॉर्ड्स रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ एनी ईयर, किसी भी वर्ष के आय, मतलब रिसिप्ट और पेमेंट को लिखेंगे। अगर रिसिप्ट का मतलब है पैसा आएगा तो उसको रिसिप्ट बोलेंगे, पैसा जाएगा तो उसको पेमेंट बोलेंगे। तो बोलता है कि पैसा अगर आ गया चाहे किसी साल का हो, जैसे हम 2017 का बना रहे हैं तो 2017 का है, 18 का है, 19 का है, या जो 16 का है, 15 का है, किसी भी साल का पैसा अगर आ गया तो रिसिप्ट में लिखेंगे, और पेमेंट अगर पैसा चला गया तो पेमेंट में लिखेंगे। जबकि ये क्या बोलता है? इनकम एक्सपेंडिचर की लिखेंगे यहाँ भी खर्चा और इनकम को, लेकिन सिर्फ करेंट ईयर का लिखेंगे। बोलता है इट रिकॉर्ड्स ओनली करेंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिट्यूर लिख देते हैं यहाँ पे, एक्सपेंडिचर। बोलता है कि इसके अंदर सिर्फ करेंट ईयर का इनकम और एक्सपेंडिचर लिखा जाए। करेंट ईयर का मतलब है कि अगर 2017 का बना रहे ना तो केवल 2017 का। बोलता है इसके अंतर्गत चालू वर्ष के आय तथा व्यय को लिखे जाते हैं। इसके अंतर्गत चालू वर्ष का आय तथा व्यय लिखा जाता है, और इसके अंतर्गत किसी भी वर्ष का प्राप्ति और किसी भी वर्ष का भुगतान लिखा जाता है। मतलब कोई भी साल का इसमें लिखेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ करेंट ईयर का लिखेंगे, याद रखना। दूसरा रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट में ओपनिंग क्या लिखा जाता है? ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? इट्स ओपनिंग बैलेंस। जब आप रिसिप्ट पेमेंट बनाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस दिखेगा। इज क्या क्या हो सकता है? कैश हो सकता है, बैंक हो सकता है, कोई दिक्कत है, ओवरड्राफ्ट हो सकता है। अगर इसका ओपनिंग बैलेंस की बात करें तो कैश भी ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, और ओवरड्राफ्ट हो सकता है। और दूसरा इसमें क्या बोलता है? इट हैव नॉट ओपनिंग बैलेंस। इसके पास कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस इसका क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस बताइए क्या होगा इसका? Its closing balance is इसका क्लोजिंग बैलेंस भी कैश है, बैंक है और ओवरड्राफ्ट है। और इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? इट्स क्लोजिंग बैलेंस इज सरप्लस
और डेफिसिट, या तो सरप्लस निकलेगा या तो डेफिसिट निकलेगा, जो बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसका क्लोजिंग बैलेंस सरप्लस और डेफिसिट के नाम से निकलेगा। और अंतर क्या क्या होगा, तो बोलता है कि इसमें रेवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। बोलता है इट रिकॉर्ड्स रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन, कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन। और बोलता है इट रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन। इसमें रेवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर ट्रांजैक्शन लिखा जाता है, जबकि इसमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन लिखा जाता है। मतलब इसमें पूंजीगत तथा आयगत दोनों प्रकार के लेन देन को लिखा जाता है, जबकि इसमें केवल आयगत लेन देन को लिखा जाता है। आयगत प्राप्ति और आयगत भुगतान को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो ये है इनकम एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट एंड पेमेंट के बीच में डिफरेंस। देखिए स्टूडेंट, अगर आप स्ट्रेटजी के साथ, अगर आप मान लेते हैं कुछ भी तैयारी आपकी नहीं है ना, स्ट्रेटजी के साथ अगर तैयारी करते हैं आप, आज से ये मानते हैं कि जितने मॉडल सेट कॉमर्स वर्ल्ड जारी करेगा सबको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, तो मेरा दावा है कि आपका अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। हाँ, लेकिन थोड़ा मोड़ा समझना पड़ेगा कंटेंट क्या है, क्योंकि हम तो क्वेश्चन यहाँ बनाएंगे। और अगर समझना चाहते हैं और कुछ भी तैयारी नहीं है तो 999 का एप्लीकेशन में सब्सक्रिप्शन लेके और सारे वीडियो आराम से देखिए और अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए। तो ये हम लोग डिफरेंसेस देख लिए, इनकम एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट एंड पेमेंट के बीच में क्या है डिफरेंस, दोनों में क्या अंतर है। पहले कौन बनता है, पहले रिसिप्ट पेमेंट बनेगा, फिर देन इनकम एक्सपेंडिचर बनेगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 में बोलता है कि एक्स और वाई एक फर्म का 31 मार्च 2021 को बैलेंस शीट दिया हुआ है, वे लाभ हानि को 3-2 के अनुपात में बांटते हैं। और ये देखिए बैलेंस शीट आपके पास लिखा हुआ है, एक्स और वाई दो पार्टनर है जिनका बैलेंस शीट रेशियो 3:2 है। और इससे आपको बनाना है रिवोल्यूशन अकाउंट। ये जो जानकारी है इससे आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। अब नीचे पढ़िए क्या क्या है, एडजस्टमेंट्स पढ़ना। ये तो जानकारी है एक्स और वाई के बीच में। उसके बाद ये 3 पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। एक तीनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे तो आपका रिवोल्यूशन भी बन जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल भी बन जाएगा। तो चलिए हम लोग रिवोल्यूशन इसका बना के देखते हैं क्या बनेगा। सबसे पहले रिवोल्यूशन के लिए पहला क्या है, जेड को 2500 गुडविल के लिए लाना है, जिसको व्यापार में ही रखना है। ये तो रिवोल्यूशन में जाता नहीं। 7500 उसको पूंजी के रूप में लाना है। ये सब कैपिटल का पार्ट है। ये सब कभी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। पार्टनर्स जो रिवोल्यूशन अकाउंट में जाएगा यहाँ से जाएगा। जेड को प्रवेश देने के लिए फर्म की संपत्ति निम्न प्रकार मूल्यांकित किया गया। यानी रिवैल्यूएशन में सिर्फ एसेट और लायबिलिटी का जो पुनर्मूल्यांकन होता है ना, जो रिवैल्यूएशन होता है उसके कारण जो प्रॉफिट लॉस होता है उसको लिखने के लिए रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। तो एसेट और लायबिलिटी का वैल्यू जो चेंज होता है उस चेंज वैल्यू को लिखने के लिए क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं। तो भाई संपत्ति और दायित्व तो यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ तो चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ कैपिटल चेंज हो रहा है। कैपिटल को हम लोग रिवैल्यूएशन में नहीं लिखते, कैपिटल के लिए कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो ये दोनों कैपिटल में जाएगा और थर्ड वाला जो है ये आपका रिवोल्यूशन में जाएगा। बस इसी को खाली पढ़ते जाना, रिवोल्यूशन बन जाएगा। तो हम लोग रिवोल्यूशन बना के दिखा देते हैं आपको कि कैसे रिवोल्यूशन बनेगा, और फिर रिवोल्यूशन के बाद हम लोग कैपिटल अकाउंट बना के दिखाएंगे कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। तो चलिए रिवोल्यूशन अकाउंट हम लोग बना के दिखाते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट फिर बता रहे हैं कि सिंपल, अगर संपत्ति और दायित्व के वैल्यू में जो चेंज आएगा ना, उस चेंज के कारण होने वाले प्रॉफिट और लॉस को जिस खाते में लिखते हैं उसको रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, बोलते हैं। अब इसमें कैसे लिखेंगे, तो रिवोल्यूशन अकाउंट में लिखने का तरीका है कि प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे, इधर प्रॉफिट आएगा। नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे, लॉस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इधर पर हम लोग नॉमिनल अकाउंट में लॉस लिखेंगे। चलिए रिवोल्यूशन में एक करके सब चेक करेंगे कि क्या हो रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि भूमि और भवन का मूल्य कितना किया गया, 15,000। देखिए पहले से भूमि और भवन कितना था, लैंड एंड बिल्डिंग 12,500। अब खुद सोचिए कि 12,500 का संपत्ति अगर 15,000 का हो जा रहा है तो 2500 बढ़ जा रहा है। 12,500 पहले था और अभी हो गया 15,000 का, तो 2500 क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। और 2500 बढ़ेगा लैंड एंड बिल्डिंग यानी संपत्ति बढ़ेगा तो आपके लिए फ़ायदा होगा।
तो लैंड एंड बिल्डिंग 2500 बढ़ रहा है, इसका मतलब 2500 फ़ायदा हो रहा है। 12,500 से 15,000 हो रहा है तो बढ़ रहा है 2500, फ़ायदा कितना होगा 2500। दूसरा बोलता है क्या है कि प्लांट एंड मशीनरी को 10% से कम करना है। प्लांट एंड मशीनरी जो है उसको 10% से कम करना है। तो प्लांट एंड मशीनरी कितने का है 17,000 का है, 17,500 का, उसको 10% से कम करना है। बताइए संपत्ति कम होगा तो लॉस ना होगा, संपत्ति कम होगा तो क्या होगा लॉस होगा। तो P+M कर देते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 17,500 का 10%, 17,500 इंटू 10/100, 1750 इसका आ जाएगा। उसके नीचे क्या लिखा है, देनदार पर संदिग्ध ऋणों के लिए 5% का प्रबंध करना। ये जो डेटर है ना इसमें 5% डाउट है, डाउट है मतलब डूब भी सकता है, तो 5% का प्रोविजन करना है। तो डेटर है 22,500 का, उसका मान लो डेटर है 22,500, डेटर मतलब मार्केट में उधार है मेरा 22,500, उसमें डाउट है कि 5% डूब जाएगा। तो अगर 5% डूबेगा तो मेरा लॉस ना होगा, तो 22,500 का 5% डेबिट साइड में निकाल के लिख देंगे, लिखेंगे प्रोविजन ऑन डेटर, प्रोविजन ऑन डेटर 22,500 है का 5%, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 पचे 25, 22 पचे 110 तो 112, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11, 1125 आएगा। 5 पचे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11। अब चलते हैं नेक्स्ट, नीचे क्या है, अंतिम स्टॉक 12,500 पर लेना है। तो अंतिम स्टॉक था कितने का 10,250, देखिए ये है 10,250 वाला 12,500 पर लेना है। तो बढ़ रहा है ना, कितना बढ़ रहा है बताइए, 2,250 से हमारा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है। तो बढ़ेगा स्टॉक तो मेरे लिए एसेट होगा, एसेट बढ़ेगा तो फ़ायदा होगा। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है 2,250। अब इसका टोटल करके आंसर कर देना है। तो देखिए ज़्यादा तो क्रेडिट साइड में है, ये कितना आता है 4,750, 4,750 उठा कर लाइए यहाँ पे 4,750 और उसको माइनस कीजिए, कितना बचेगा, तो 5 और 5 10, 5 1 6, 6 2 8, 8 8 7 15, 5 हाथ में 1, 7 1 8, 8 1 9, 9 और 8 17, 7 हाथ में 1, 1 2 और 1 3 और 1 4, 1,875 आता है जो कि बटेगा। ये प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट बटेगा, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, दो पार्टनर के बीच में बटेगा। पार्टनर कौन कौन है, एक्स और वाई। और याद कीजिए रेशियो इनका 3:2 था, ऊपर में लिखा हुआ था रेशियो इनका क्या है 3:2 है। देखिए 3:2 के अनुपात में है ना, 3:2, तो 3:2 के अनुपात में हम लोग बांटेंगे इसको। तो चलिए 3:2 के रेशियो में हम लोग बांट लेते हैं। तो 3/5 इसको मिलेगा और इसको मिलेगा 2/5। तो 3/5 इंटू कर दीजिए 1,875 इंटू 1,875 कितना आता है, पाँच से काटेंगे, 5 तिया 15, 3 37, 7 पचे 35, 5 पचे 25, 375 आएगा। 375 को 102 से गुना कर दो तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15, 5 हाथ में 1, 3 दूनी 6, 750 यहाँ आएगा। तो 750 आएगा तो बाकी यहाँ आ जाएगा ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 750, यहाँ इसका आ गया 750, इसका कितना आ गया 750 इसका आ गया, और इसका 750 आ गया। तो यहाँ 375 गुने 3 कर दीजिए, तो इसका यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो आएगा 5 तिया 15, 7 21 और 1 22, 2 3 3 9 2 1125 इसका आएगा। बस याद रखना है रिवोल्यूशन में कि पहले का 1125 और दूसरे का 750, और रीवैल्यूएशन से कैपिटल में कुछ नहीं जाता, खाली इसको लेके जाना है 1125 और 750 लेके जाना है। बाकी कुछ भी कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखा जाता, कोई भी आइटम कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ आपको रिवोल्यूशन का प्रॉफिट और लॉस लिखा जाएगा। ये सब कोई भी कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता है। इसको लिख लीजिए, फिर हम कैपिटल अकाउंट बना के दिखा देते हैं इसका। चलिए अब कैपिटल अकाउंट बना के दिखाते हैं कितना आएगा इसका। 1125 375 यही ना था, 375 और 11
1125 याद रखना, 375 और 1125 हम लोगों को याद रखना है इसका प्रॉफिट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते हैं, तो 3 पार्टनर है, 3 कॉलम खींचेंगे, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। सबसे पहले लिखेंगे, पहले बाई रेवोल्यूशन लिख लीजिए, भूल जाएगा। रिवोल्यूशन का प्रॉफिट था इसका 11.75, सॉरी 11.25, और 375, 11.25 और 375 इसका प्रॉफिट था जो अभी हम लोग निकाले थे। अब लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं पुराना बैलेंस जो कि यहाँ दिया हुआ है 17,500, 17,500, 17,500 और 17,500। उसके बाद लिखते हैं बाई बैंक, जो जेड लेके आता है अपना पूंजी, तो बाई बैंक अकाउंट, इसमें एक्स वाई का ब्लैंक मारिए, जेड का पूंजी नीचे दिया हुआ था, जेड कितना लेकर आ रहा है 7,500 लेकर आ रहा है। उसके बाद गुडविल है 2500 का, तो जेड लेकर आया 7,500, और उसके बाद जो गुडविल लेके आता है ना जेड, उसको बांट देते हैं इन दोनों में, कोई रेशियो नहीं दे तो पुराने रेशियो में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। तो लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पर लेके आता है नया वाला हिस्सा। तो जो 2500 लेके आए ये दोनों बटेगा अपने रेशियो में, तो इनका रेशियो है 3:2, तो 3:2 का मतलब होता है 1500 लेगा और ये कितना लेगा 1000 लेगा गुडविल का। और तो कहीं कोई जानकारी नहीं है, बस इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, बस बन गया आपका कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा कुछ भी जानकारी नहीं, देखिए यहाँ से कुछ भी बटने वाला नहीं है, यहाँ भी कुछ बटने वाला नहीं है, आपका कैपिटल अकाउंट बन गया। टोटल कर लीजिए उधर से, उस टोटल को उठाकर यहाँ लाइए और यहाँ लिख दीजिएगा टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 4 आइटम आता है, यहाँ पे 5 आइटम आता है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, जो पुराने का पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस है वो लिख लेंगे। नया पार्टनर जो लेकर पैसा आता है उसको हम लोग बैंक के नाम पर लिखेंगे। नया पार्टनर जो गुडविल लेकर आता है उसको प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पर लिखेंगे। और रिवोल्यूशन का अगर प्रॉफिट हुआ तो इधर लिखेंगे, लॉस हुआ तो इधर लिखेंगे। और एक आता है बैलेंस शीट का आइटम। बैलेंस शीट में 4 आइटम ऐसे होते हैं जिसे बांटना पड़ता है। रिजर्व को बांटते हैं हम लोग, पीएल को बांटते हैं, ओल्ड गुडविल को बांटते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन को बांटते हैं। अगर ये सब बैलेंस शीट में दिख गया तो बटेगा। तो यहाँ आप गौर करेंगे तो इस बैलेंस शीट में ऐसा कोई भी आइटम बांटने वाला नहीं, ना कहीं रिजर्व दिख रहा है, ना कहीं वर्कमैन कंपनसेशन दिख रहा है, ना कहीं गुडविल दिख रहा है बैलेंस शीट में, ना कहीं पीएल दिख रहा है। तो जो आइटम्स नहीं दिख रहे हैं, जब हमें उसे बांटने हैं और दिख ही नहीं रहे तो हम लोग कैसे बांटेंगे उसको। तो यही आपको बनाना था, छोटा क्वेश्चन है। और बताइए कि आसानी से आप इसमें 5 नंबर ला सकते हैं। 5 नंबर के लायक आसान क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, लिखिए। टोटल कर लीजिएगा, सारे को जोड़ना है, यहाँ लाना है, यहाँ सीडी कर देना, दूसरा को जोड़ना है, यहाँ लाना है, यहाँ सीडी कर देना, तीसरा को जोड़ना है, यहाँ लाना, सीडी करना। तीसरा का तो 7500 फिक्स है, इन तीनों को जोड़ के यहाँ लिख दीजिए। 6 17 1 18, 18,875 आएगा इसका, 18,875, इसका 7500 आएगा। तो ये उठा के सेम यहाँ लिखिए 18,875 और आएगा 7500, और यही वाला सीडी हो जाएगा 18,875। और इसका कर लीजिएगा आप लोग, वैसे इसका भी निकल जाएगा 5 5 10 125, 5 5 10 और 1 11 के हाथ में 1 1 2 1 3 7 3 10, यानी 20,125। तो इसका 20,125 आएगा और होगा 20,125। आप लोग सीडी करके इसको क्लोज कर दीजिएगा। ये बन गया आपका कैपिटल अकाउंट। लिखिए इसको। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हो चुका है। अब हम लोग को पूछ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है और इसके एडवांटेज बताइए। वित्तीय विवरण विश्लेषण क्या है
और इसके लाभ बताइए। तो आप सब लोग जानते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, 3 स्टेटमेंट, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट आता है। तो बोलता है सर ट्रेडिंग को छोड़ ही दीजिए, पीएल और बैलेंस शीट आता है और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है। तो बोलता है कि एक कंपनी या एक बिजनेस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, यानी वो पीएल बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता है, उसके विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? विश्लेषण का मतलब एनालिसिस से, एनालिसिस का मतलब है डिटेल स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिटेल स्टडी ऑफ पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या होगा डिटेल स्टडी? क्यों चेक करेंगे डिटेल स्टडी में जाके? तो ध्यान दीजिएगा, एक बिजनेस का पर्पस ये नहीं होता है कि प्रॉफिट बस दिख जाए। अगर प्रॉफिट निकालना उसका पर्पस होगा तो वो अपने निकाल लेगा, लेकिन एनालिसिस ये करने का ज़रूरत पड़ता है कि हमारी कंपनी अभी जो काम कर रही है, जितना प्रॉफिट कमा रही है, जितना अर्निंग कर रही है, जितना सेल कर रही है, वो सही है या उससे ज़्यादा हो सकता था। तो जब हम एनालिसिस करेंगे तब हमको रियलिटी पता चलता है कि उससे ज़्यादा हम कमा सकते थे लेकिन कम कमा रहे। अब बताइए, अगर हम ज़्यादा कमा सकते थे लेकिन कम कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरी वीकनेस है, मैनेजमेंट फेलियर है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई करने के लिए एनालिसिस करते हैं और डॉक्टर भी यही काम करता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर का काम है किसी ह्यूमन बॉडी को एनालिसिस करना। एनालिसिस करने के लिए क्या करता है? अलग अलग रिपोर्ट्स मंगाता है, एक्सरे कराता है, ब्लड रिपोर्ट्स मंगाता है और फिर एनालिसिस करके देखता है कि एक्चुअल में इस व्यक्ति को बीमारी है क्या। और जब तक बीमारी का पता नहीं लगेगा उसका सॉल्यूशन वो नहीं देता है। तो सेम डॉक्टर का जैसा हम लोगों का काम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है कि एनालिसिस करेगा, डिटेल स्टडी करेगा। किसका डिटेल स्टडी करेगा? तो पीएल अकाउंट जो बनाया है, बैलेंस शीट जो बनाया है और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाया है, उसको डिटेल में चेक करके ये पता करेगा कि इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, इस कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, क्या जो कंपनी अभी प्रॉफिट कमा रही है इतना ही कमा सकती थी या इससे ज़्यादा कमा सकती थी या इससे कम कमा सकती थी। पूरा एनालिसिस करके वो आपको बता देगा और इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसके फ़ायदे पूछ रहा है तो पहला बेनिफिट ये होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि मैनेजमेंट जो होता है एक्टिव हो जाता है, वो जानता है कि एनालिसिस करने से हम सच्चाई पता चल जाएगी। और नहीं तो अगर जो एनालिसिस नहीं करता ना, उसको यही समझ में आता है कि पिछले साल 4 लाख का कमाए थे, इस साल 4,25,000 कमाए तो अच्छी बात है। लेकिन गौर कीजिए, 4,25,000 आप इस साल जरूर कमाए, लेकिन पहले सिचुएशन देखिए। हो सकता है कि पिछले साल से ज़्यादा अच्छा सिचुएशन इस साल था तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ना चाहिए था, लेकिन आप 4,25 कमाएं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप फेलियर हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने में। तो एनालिसिस आपको डिटेल में बताता है। तो ये सारे बच्चों को बुक में भी मिल जाएगा पूरा इसका डिटेल्स कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता क्या है, इसका एडवांटेजेस क्या है। आप बुक से भी लिख सकते हैं। अब कौन से चैप्टर में मिलेगा? तो आप अपने बुक में पार्ट बी का जो चैप्टर है, पार्ट बी का जो चैप्टर है वहाँ पे जाएंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी नाम से एक चैप्टर है। जस्ट उसके बाद यानी अकाउंटिंग रेशियो से पहले 2 चैप्टर है, कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। उससे पहले एक चैप्टर है थ्योरी का जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो और अच्छे से डिटेल से पढ़ लीजिएगा। एनालिसिस का मतलब है डिटेल स्टडी, याद रखिएगा। आप जब तक डेप्थ में जाके स्टडी नहीं करेंगे किसी के बारे में, आप हल्के से ऊपर से देख के आप उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। अब बताइए, हमारी कंपनी प्रॉफिट तो कमा रही है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है, हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है, हमारा करेंट रेशियो क्या है, हमारा लिक्विड रेशियो क्या है, हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या है, हर चीज़, हमारा कैश फ्लो का पोजीशन क्या है। तो इस सारे चीज़ चेक करेंगे। अब सवाल है चेक कैसे करेंगे, एनालिसिस कैसे करेंगे। तो इसके लिए बहुत सारे टूल्स आए हैं, बहुत सारे औजार हैं, टेक्निक है जिसके ज़रिए आप डिटेल स्टडी कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। यानी पीएल और बैलेंस शीट का डिटेल स्टडी करने के लिए बहुत सारे टूल्स आए हैं। वो टूल्स आप पढ़ रहे हैं। पहला टूल्स का नाम है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, जहाँ कॉम्परेटिव स्टेटमेंट पढ़ते थे, कॉमन साइज स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। ऐसे बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने के। तो आप आराम से वहाँ डिटेल में लिख सकते हैं, ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब सवाल 18 नंबर क्वेश्चन का शेयर्स का क्वेश्चन है। ये बोलता है कि 10,000 शेयर जनता को जारी किया गया, प्रत्येक शेयर 20 रुपये का था। इन पर 4 रुपया अप्लीकेशन, 8 रुपया अलॉटमेंट, 8 रुपया फर्स्ट कॉल है। 12,500 के लिए अप्लीकेशन आया और संचालकों ने 10,000 अंशों के आवंटन का निर्णय किया और आवेदन पत्र की राशि का आधिक्य आवंटन के लिए प्रयोग किया गया। यानी अलॉटमेंट का जो सरप्लस था उसको, एप्लीकेशन का जो सरप्लस था उसको अलॉटमेंट के लिए इस्तेमाल किया। और कुछ नहीं करना सर, एकदम सिंपल एंट्री है, न फॉरफीचर है न कुछ है, एकदम सिंपल। आपको 6 एंट्री इसमें करना है और कोई काम नहीं करना है। 2,500 के लिए ज़्यादा शेयर आया है और उसके बाद हम लोगों को कैश फ्लो पढ़ना है। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन बना के दिखा देते हैं हम लोग। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है शेयर्स का क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे हम बता देते हैं शॉर्ट में करके। कंपनी बेच कितना रही है? 10
10,000 शेयर कंपनी इशू कर रही है, इशू करी 10,000, एप्लीकेशन कितने के लिए आ रहा है? 12,500 शेयर के लिए, ठीक है। और 4 रुपये एप्लीकेशन है, 8 रुपये अलॉटमेंट है और 8 रुपये क्या है? फर्स्ट कॉल है। चलिए फर्स्ट एंट्री करते हैं। तो पहला एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट होगा। पहला एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी लिखेंगे वहाँ पे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बताइए, नरेशन तो लिख लीजिएगा आप लोग। पहला इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा तो 12,500 शेयर का नया है, क्योंकि एप्लीकेशन इतने रिसीव हुआ, तो 12,500 इंटू 4 तो 50,000 आएगा। तो 50,000 आपको रिसीव्ड हो गया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि सेकेंड एंट्री में हम इस पैसे में से एक्स्ट्रा जो पैसा है उसको अलॉटमेंट में मेकअप करेंगे, तो क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को कर दीजिए डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और 2 यहाँ पे लिख देंगे शेयर अलॉटमेंट। अब देखिए यहाँ पे 50,000 यहाँ डेबिट होगा। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में सही शेयर जाएगा, तो सही शेयर कितना है? 10,000 इंटू 4 40,000 होना चाहिए था। इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना आ गया? 10,000। तो ये 10,000 अलॉटमेंट में मेकअप हो जाएगा। अब थर्ड एंट्री करते हैं। अब सिंपल 10,000 से एंट्री आपको कर देना है। तो थर्ड एंट्री क्या होगा? ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट, कुछ नहीं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बताइए कितना आएगा? तो 10,000 इंटू 8 करेंगे तो 80,000 आ जाएगा। अब चौथा एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब कितना आएगा? 80,000 आप ड्यू मारे हैं, उसमें से 10,000 आपको पहले मिल चुका है, तो यहाँ पे कितना मिलने वाला है? 70,000। कोई दिक्कत है? अब पाँचवा नंबर एंट्री क्या होगा फर्स्ट कॉल का? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना आता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में? तो 10,000 इंटू 8 80,000 ड्यू मारेंगे और 80,000 रिसीव भी कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई एरियर है ही नहीं। और छठा एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना होगा? 80,000 ड्यू माने हैं तो 80,000 रिसीव भी कर लेते हैं। यही है आपका एंट्री। 6 एंट्री कीजिए और 5 नंबर लीजिए। इससे आसान क्या मिल सकता है? बहुत ही आसान है। इसको लिखिए। अगर आप थोड़ा मोड़ा भी पढ़े हैं तो आसानी से एंट्री कर सकते हैं, आसानी से आप बना सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वो हम लोगों को बनाना है। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। इससे बताइए, बहुत ही आसान है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बोल तो दिया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब है कि बोलता है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है। ठीक है, यहाँ भी क्वेश्चन गलत लिखा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलना चाहिए, सिर्फ लिखना चाहिए कैलकुलेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए फिर यहाँ भी गलती किया है, लिखना चाहिए प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, नहीं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये ना है। बताइए, परिचालन के विवरण यहाँ पे गलत लिखा है ना, ये सही होना चाहिए था। बोलता है प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कैश फ्लो क्या हो रहा है इससे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, ये आपको बनाना है। तो हम लोग सब जानते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो क्या हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा यहीं पे बना देते हैं, आसान पड़ेगा।
चलिए हम लोग यहीं पे तैयार कर देते हैं इसको। सबको दिख रहा है क्वेश्चन? इसी से तैयार करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले लिखा जाता है नेट प्रॉफिट। तो सबसे पहले लिखते हैं नेट प्रॉफिट। यहाँ थोड़ा सा इसको और आगे करके लीजिए। नेट प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। इसमें हम लोग जोड़ते हैं ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व और डिस्काउंट ऑन शेयर्स, लॉस, ये तीनों जोड़ेंगे और ये प्रॉफिट को लेस कर देंगे। तो तीनों जोड़ दीजिए। शॉर्ट में लिख दें ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू GR प्लस डिस्काउंट प्लस लॉस, डिस्काउंट और प्लस क्या होगा? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ये तीनों को जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले नेट प्रॉफिट 1 लाख, उसमें जोड़ेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व 10,000, डिस्काउंट ऑन इश्यू, डिस्काउंट रिटर्न ऑफ 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5,000 है, और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हमारा है 12,000। सबको जोड़ देंगे तो होगा 1 लाख 10 और 5 15 और 12 27, 1,27,000। इसमें लेस करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन, पूरा यहाँ से लिख लीजिएगा, ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस करेंगे 4,000 का। तो 1,27 में 4,000 अगर लेस हो जाता है तो बन जाता है 1,23,000 का। और याद कीजिए क्या इसको हम लोग बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूरा लिखते हैं बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ये ना लिखते हैं। अब इसमें ऐड और लेस करेंगे ये दोनों। बचा कौन कौन सा? एक डिक्रीज ये बचा है दोनों, बाकी तो सब चला गया, और स्टॉक बचा है। तो बोला डिक्रीज इन डेटर। डेटर हमारा करंट एसेट होता है, करंट एसेट घटेगा तो जोड़ेंगे। तो यहाँ ऐड कीजिए डिक्रीज इन डेटर, डिक्रीज इन डेटर। कितना करंट एसेट घट रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है करंट एसेट में? बताइए। डिक्रीज इन डेटर आपका तीसरे नंबर पर है, 25,000, इसमें जोड़ेंगे। उसके बाद दूसरा है डिक्रीज इन बिल्स पेबल। करंट लायबिलिटी घटता है तो माइनस करते हैं, याद कीजिएगा। तो यहाँ लिखिए डिक्रीज इन बिल्स पेबल। कितना डिक्रीज हो रहा है बिल्स पेबल? 25,000 के बाद 20,000 हो रहा है। तो 20,000 हम लोग यहाँ क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नीचे इंक्रीज इन एसेट है। करंट एसेट बढ़ेगा तो भी माइनस होता है, याद कीजिएगा। करंट एसेट बढ़ेगा तो भी माइनस होता है। तो इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है करंट एसेट? स्टॉक बढ़ रहा है तीसरा 18,000 से। तो 18,000 भी इसमें माइनस हो जाएगा। तो 18,000 माइनस होगा, 20,000 माइनस होगा, जो बचेगा यहाँ लिख दीजिएगा। 18 और 20 कितना होता है? 18 और 20 होता है 38,000। तो इसको जोड़िए तो 1,48,000 आता है। ये 1,48 में 38 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 1,10,000 आपका बचेगा, जो निकलेगा कैश इन फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश इन फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश इन फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ये हम लोगों का जैक मॉडल पेपर 2023 एग्जामिनेशन का कंप्लीट हो गया, सब्जेक्टिव मोड। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव मोड बहुत पहले कंप्लीट कर चुके हैं और आज सब्जेक्टिव मोड हम लोग कंप्लीट कर लिया। यानी जैक का मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मोड कंप्लीट हो गया। फिर से आपको याद करा दें, 6 सेट अगर आप चाहते हैं लगातार तो प्लेलिस्ट में ज़रूर जाके ढूंढिएगा, वहाँ पे आपको 6 का 6 सेट मिल जाएगा। क्योंकि जब तक आप प्लेलिस्ट में सारे सेट्स नहीं पढ़िएगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा और आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो प्लेलिस्ट में जाके ढूंढिए और सारे सेट का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।